नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। और टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निजी निवेश, किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा पर होगी चर्चा। भारत ने IPEF के व्यापार नियमों का हिस्सा बनने से बनाई दूरी। कई मुद्दों पर असहमति के बाद लिया गया फैसला। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत का हित सर्वोपरि। कर्ज देने वाले अवैध ऐप पर सरकार का शिकंजा। रिजर्व बैंक को श्वेत सूची तैयार करने का निर्देश। अवैध ऋण ऐप के संचालन को रोकने पर होगी कार्रवाई। यूक्रेन के जापोरिजिया बिजली संयंत्र की सुरक्षा का मामला। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने जताई चिंता। परमाणु दुर्घटना रोकने के लिए बिजली संयंत्र की सुरक्षा पर दिया जोर। इंडिया गेट पर ड्रोन शो का आयोजन। 250 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि से जगमगाया आसमान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेर स्टोर से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर परस्पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने संबंधी परियोजनाओं के लिए समय से और पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं और पहलों की प्रगति की समीक्षा की। भारत ने अब हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे से बाहर रहने का विकल्प चुना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने EPEF की बैठक में शामिल होने के दौरान ये बात कही। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय भारत के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हो रही बैठक में दुनिया के 14 देशों ने व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सार्थक चर्चा की और भारत प्रशांत क्षेत्र में लंबे जुड़ाव की दिशा में काम करने के लिए एक साथ आने की बात भी कही गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यह समूह उन देशों के बीच व्यापार के नियमों को परिभाषित करेगा जो भविष्य में निष्पक्ष, नियम आधारित व्यापार और पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। Very exhaustively in all the various streams of discussion on 3 out of 4 pillars related to supply chains, tax and anti-corruption and clean energy. We were very much comfortable with the final outcome and text. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष डॉन फेरेल से मुलाकात भी की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध मजबूत करते हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर सहमति बनाई। इस मंत्री स्तरीय बैठक में इंडोनेशिया के आर्थिक मामलों के मंत्री एरलंगा हार्टेर्टो से भी उन्होंने मुलाकात की और भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक सहयोग को और गति देते हुए IPEF के तहत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर चर्चा की। कर्ज देने वाले अवैध ऐप पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है और इनकी पहचान कर इन पर पाबंदी लगाई जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमित बैंकिंग चैनल्स से बाहर अवैध लोन ऐप से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद कई निर्णय लिए गए। बैठक में अवैध लोन ऐप और उनकी जबरन वसूली तरीकों पर चिंता जताई गई। इसके अलावा इन ऐप्स की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा उल्लंघन, अनियमित भुगतान, एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों के दुरुपयोग पर चर्चा की गई। बैठक में कुछ अहम निर्णय भी लिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर्स पर केवल ऐसे व्हाइट लिस्ट वाले ऐप ही होस्ट किए जा सकें। आरबीआई सभी वैध ऐप की श्वेत सूची भी तैयार करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले खातों की निगरानी करेगा और शेल वित्तीय कंपनियों की समीक्षा करेगा। आरबीआई ये भी सुनिश्चित करेगा कि एक समय सीमा के अंदर भुगतान एग्रीगेटर्स का पंजीकरण हो और उसके बाद किसी भी गैर पंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर्स को कार्य करने की अनुमति न दी जाए। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय शेल कंपनियों को चिन्हित करेगा और दुरुपयोग रोकने के लिए उनका पंजीकरण समाप्त करेगा। उपभोक्ताओं, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसीज और अन्य हितधारकों के लिए साइबर जागरूकता में वृद्धि के उपाय किए जाएंगे। ऐसे अवैध लोन ऐप के संचालनों को रोकने के लिए सभी मंत्रालय और एजेंसियां जरूरी कदम उठाने वाली हैं। उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय भी दिया है। इस कानून में किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी धार्मिक स्थल के मालिकाना हक हासिल करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने सभी आवेदकों को इस कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी है। पीठ ने कहा है कि 3 न्यायाधीशों की पीठ 11 अक्टूबर को इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। भारत और चीन ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने सैनिकों के पीछे हटने की घोषणा को देखते हुए थल सेना अध्यक्ष का लद्दाख दौरा खासा महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि मनोज पांडे चीन के सैनिकों के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने की स्थिति का अवलोकन करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से पीछे हटने की प्रक्रिया 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शेष मुद्दों को हल करने और भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने पर भी सहमत हो चुके हैं। इस स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच पिछले 2 साल से भी अधिक समय से गतिरोध बना हुआ था। भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया पहल के तहत तेज गति से चलने वाले पहियों के लिए संयंत्र निर्माण के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। रेलवे ने निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी की है। इसके तहत रेलवे 600 करोड़ रुपए की लागत से हर साल 80,000 पहिए खरीदेगा। इन पहियों का निर्माण देश में ही होगा। रेल मंत्री ने कहा कि तीव्र गति के पहियों का निर्माण अगले 18 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी की ओर से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा एक अलग कवायद है। इससे विपक्षी एकजुटता में मदद मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमिलनाडु में उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि पदयात्रा ये समझने की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की अगुवाई करने के बारे में कहा कि जब पार्टी के चुनाव होंगे तो ये साफ हो जाएगा। If there is unfairness taking place in the corporate world, we are against that. If there is unfairness taking place against farmers, we are against that. If there is unfairness taking place against small and medium businesses, we are against that. फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ। We will take a closer look
at India's multifaceted ties with Bangladesh. Independent Bangladesh's relation is based on a shared, history of our liberation war. What more can be done to boost trade and investment? Trade, business and investment within two countries has, I think, reached to a level where with this particular structure and mechanism, we can't go to the second layer. How intelligence gathering is done vis-a-vis China or Pakistan on the LAC LOC. In the future war, military leaders will need the assistance of AI to augment the intelligence they've got, and will need AI to mimic the human brain to some extent. The judgment will still be ours, but it will be a very essential component of winning the next war. Any manifestation of war fighting where AI can augment that our prowess of war fighting, we should be taking it on. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों पर फटाफट डालेंगे नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे को लेकर शुक्रवार देर शाम जैसलमेर पहुंचे। शाह आज जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से ये कहते हुए जवाब मांगा कि क्या इंटरनेट बंद करने के मसले पर कोई प्रोटोकॉल है। इन राज्यों में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति को संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का 11वां खंड प्रस्तुत किया गया। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने उन्हें त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। इससे पहले बीजेपी ने विप्लव देव को हरियाणा का प्रभारी भी बनाया था। मई में उन्होंने त्रिपुरा के सीएम पद को छोड़ दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वो दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रायपुर में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद सहित संघ से प्रेरित 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर उनके सम्मान में भारत में 11 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को सिंगापुर के प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। लांबा को भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत ईडी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 32 लाख रुपए नकद, मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में माउंट अली रत्नी टिब्बा की चढ़ाई करने वाले पश्चिम बंगाल के 4 पर्वतारोही लापता हो गए हैं। चारों पर्वतारोहियों की पहचान अभिजीत बनिक, चिन्मय मंडल, दिबाश दास और विनोय दास के रूप में हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महत्वाकांक्षी देश के रूप में हमें सामाजिक बदलाव लाने वाले लोगों की पहचान करनी चाहिए।
हमें प्रत्येक नागरिक की क्षमता और प्रतिभा की पहचान करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें अमेजिंग इंडियंस अवार्ड 2022 समारोह में कही। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। उपराष्ट्रपति ने यकीन दिलाया कि देश के रूप में हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। The improvements in our governance framework and other catalytic initiatives institutionalized in our country in recent years have created an enabling environment to nurture and develop the inherent talent in various remote corners of our country. समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, चिकित्सा सहित 12 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए और साधारण लोगों के असाधारण एवं उल्लेखनीय कार्य को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने परमाणु दुर्घटना को रोकने के लिए यूक्रेन के ज़ापोरेज़िया बिजली संयंत्र में तत्काल सुरक्षा क्षेत्र तैयार करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के ज़ापोरेज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं और परमाणु दुर्घटना को रोकने के लिए इसके चारों ओर एक सुरक्षा जोन तुरंत स्थापित करने की आवश्यकता है। संयंत्र के लिए विश्वसनीय ऑफ-साइट बिजली लाइनों को फिर से स्थापित करने की संभावना कम है और इसका यूक्रेनी ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग रिएक्टर को बंद करने पर विचार कर रही है। Attack, wittingly or unwittingly, the hits that this facility has received and that I could personally see and assess together with my experts is simply unacceptable. We are playing with fire and something very, very catastrophic could take place. चीन ने उज़्बेकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभावित बैठक पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि बीजिंग ने ये कहा है कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया से तनावपूर्ण द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने की दिशा में सकारात्मक संकेत जाएगा। भारत और चीन 15-16 सितंबर को समरकंद में होने वाले SCO सम्मेलन से इतर शी मोदी की बैठक को लेकर एक दूसरे के संपर्क में हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि उनके पास अभी इस संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। दोनों देश SCO के अहम सदस्य हैं। हमें इस संगठन से काफ़ी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों ने एक दिन पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से अपने सैनिकों के पीछे हटने की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटते हुए भी दिखाई दिए। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने वहां के कपड़ा उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। बाढ़ की वजह से कपास की करीब 50% फसल बर्बाद हो गई है। इस बर्बादी से परेशान पाकिस्तान के व्यापारियों ने भारत से कपास खरीदने की अनुमति देने के लिए शहबाज शरीफ सरकार से संपर्क भी किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया से पाकिस्तान की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ की वजह से भारी नुकसान झेल रहे पाकिस्तान की मदद के लिए वो विश्व बिरादरी से बड़े पैमाने पर मदद की अपील करते हैं। गुतेरेस बलूचिस्तान और सिंध प्रांत का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई, जबकि 3.25 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। नीति आयोग की अधिकार प्राप्त समिति ने मोबाइल विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन पैकेज के पहले वितरण को मंजूरी दे दी है। एक घरेलू कंपनी पैकेज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल निर्माण के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली पहली लाभार्थी कंपनी है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए
PLI योजना के अंतर्गत 32 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 5 वैश्विक और 5 घरेलू कंपनियां शामिल हैं। इस PLI योजना से 28,636 लोगों को रोजगार भी मिला है। और अब बात खेल जगत की बड़ी खबरों की। भारत के स्टार एथलीट और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एक बार फिर इंजरी के शिकार हो गए हैं। नीरज चोपड़ा की कमर की इंजरी एक बार फिर से उभर आई है और डॉक्टर्स ने नीरज चोपड़ा को आराम करने की सलाह दी है। चोट की वजह से नीरज चोपड़ा 29 सितंबर से शुरू होने वाले नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि कमर की इंजरी की वजह से ही वो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शिरकत नहीं कर पाए थे। हालांकि हाल ही में हुए डायमंड लीग में उन्होंने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उनकी इंजरी एक बार फिर से उभर आई है। दुबई में चल रहे एशिया कप के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 19.1 ओवर में 121 रन बनाए, जिसके जवाब में उत्तरी श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट खोकर 17वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका की तरफ से निशांका ने 55 रनों की पारी खेली। आपको बता दें कि दोनों टीमें पहले ही एशिया कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं। दोनों टीमें फाइनल मुकाबले में 11 सितंबर को आमने सामने होंगी। शुक्रवार को इंडिया गेट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। ड्रोन शो के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि से आसमान जगमगा गया। इस दौरान 250 से ज्यादा ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन शो का विहंगम प्रदर्शन। और अब चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं 10 सितंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 10 सितंबर वर्ष 1915 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी शहीद हुए। इनकी शुमार देश के महान क्रांतिकारियों में होती है। इन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से हुई मुठभेड़ में उन्होंने बाघ को मार गिराया। ये बंगाल के एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के नेता थे। जतिन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। वर्ष 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेली पिटाई करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों में इनका खौफ बढ़ गया। 9 सितंबर वर्ष 1915 में बंगाल के बालासोर में जतिन और उनके साथी क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रांतिकारी चित्तप्रिय राय शहीद हो गए और मनोरंजन सेन गुप्ता और नीरेन नाम के 2 क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया। गोलियों से छलनी बाघा जतिन ने दूसरे दिन 10 सितंबर को अस्पताल में दम तोड़ा। 10 सितंबर वर्ष 1887 में गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और बाद में वकील के रूप में काम किया। अपनी इस भूमिका में पंत जी ने 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और अन्य क्रांतिकारियों को डिफेंड किया। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आजादी के बाद 1955 से 1961 तक इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पंत जी को आधुनिक भारत के वास्तुकारों के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1957 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 10 सितंबर वर्ष 2003 से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने की शुरुआत हुई।
इसे मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई। एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ इस दिन की शुरुआत हुई, जिसमें कहा गया कि आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल 7 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें से लगभग 77% निम्न और मध्यम आय वाले देशों से आते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या 1.64 लाख थी।